औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, this is your chemistry teacher Professor Mohammad Asif Qureshi, working as assistant professor of chemistry at Government Boys Degree College कासमाबाद हैदराबाद। कैसे हैं बेटा जी आप लोग? उम्मीद सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना अब स्टार्ट किया जाए। अब जनवरी तकरीबन आधा गुज़र गया है और 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद लाजमी आप लोगों को एग्ज़ाम में जाना है। बोर्ड का इम्तहान भी है, आगे फिर एंट्री टेस्ट की तैयारियां भी हैं। तो बहरहाल इम्तहान होना है इस साल, और इम्तहान अच्छा देने के लिए अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत है, और अच्छे नंबर लाने की गर्ज से ही ये आपका लर्निंग का प्रोसेस जो है, एजुकेशन का प्रोसेस, ऑनलाइन क्लासेस का ये शुरू किया गया है। मकसद हमारा यही होगा कि भाई आपको बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में आपका जो कोर्स है वो आपको कवर कराएं, क्योंकि काफ़ी सारा वक्त हमारा इस कोरोना की वजह से ज़ाया हो चुका। अब इस वक्त को मज़ीद ज़ाया ना होने देने की नीयत से हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किए हुए। तो बेटा चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर है बेटा, वो भी क्लास फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से है, और फर्स्ट ईयर में आपकी किताब का पेज नंबर 154 आपको चैप्टर नंबर 5 के बारे में बताता है। और चैप्टर नंबर 5 का बेटा यहाँ पर जो टाइटल है वो है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बेटा अगर आप और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे गौर करें, तवज्जो दें, तो हम अपने अतराफ़ में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, एवरीडे लाइफ में अपने इर्द गिर्द मादे को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तब्दील होते हुए देख रहे हैं। मैटर में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आते हुए हम अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं। अब कुछ चेंजेस तो फ़िज़िकल नेचर की होती हैं, फ़िज़िकल चेंजेस जिनको आप कहते हो, तो कुछ चेंजेस फिर केमिकल नेचर की होती हैं जिनको आप केमिकल चेंजेस कहते हो। अब फ़िज़िकल चेंजेस की एक थोड़ी सी मिसाल अगर मैं आपको दे दूं कि भाई बर्फ़ आपकी पिघली पानी बन गया, पानी को जमाओ फ्रीज़र बॉक्स में रख के, बर्फ़ दोबारा बन जाती है, ये फ़िज़िकल चेंज है। इसी तरीके से आपने पानी को उबाला, पानी स्टीम बन के, वाटर वेपर्स बन के उड़ गया, और अगर वही स्टीम ठंडी पड़े तो दोबारा कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाए, ये भी आपकी फ़िज़िकल चेंज है। तो फ़िज़िकल चेंज जब मैटर में आती है, केमिकल कंपोजिशन मैटर की सेम रहती है, सिर्फ फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाती है, ज़ाहरी शक्ल सूरत तब्दील हो जाती है। जैसा कि पानी जमा, बर्फ़ बनी, बर्फ़ पिघली, पानी बना, पानी उबाला, एवापोरेट होकर स्टीम बनी, स्टीम को ठंडा करो, दोबारा पानी बन गया। तो पानी वही है, सिर्फ अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, अशकाल चेंज कर रहा है, और इस तरह ये फ़िज़िकल चेंजेस आ रही है। मगर जब आप केमिकल चेंज की बात करते हो बेटा, तो ना सिर्फ मैटर अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को चेंज करेगा, बल्कि केमिकल चेंज जब मैटर में आएगी तो उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगी और चंद नई चीज़ें बनेंगी। अब मिसाल के तौर पे जब मैं केमिकल चेंज की बात करूं, तो केमिकल चेंज की पहली सिंपल मिसाल, लकड़ी को जलाओ, लकड़ी जली, कोयला बन गया, कोयला दोबारा लकड़ी में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, यानी ये इर्रिवर्सिबल किस्म की चेंज है। वो रिवर्सिबल चेंज थी, फ़िज़िकल चेंज रिवर्सिबल चेंज थी। मैटर दोबारा अपनी असल हालत में आ रहा था। यहाँ पर बर्निंग ऑफ वुड टू फॉर्म कोल इज़ अ इर्रिवर्सिबल चेंज। अब दोबारा कोल में से वुड नहीं बन सकती। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, कागज़ को जलाओ, राख बन गई, ऐश बन गई, दोबारा उस राख में से कागज़ नहीं बन सकता, ये भी आपकी केमिकल चेंज में शुमार हुई। इसी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन,
लोहा जब जंग खाता है तो उसके सरफेस पे ब्राउनिश लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ये भी केमिकल चेंज है। क्योंकि आयरन जब रस्ट उसको लगता है, जंग जब लगता है तो वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है Fe2O3, जिसको आप फेरिक ऑक्साइड कहते हो। ये भी बेटा केमिकल चेंज, एक नया कंपाउंड बन जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है। इसी तरीके से सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध जब ख़राब होता है, फटता है, तो उसमें से जायका उसका मीठा चला जाता है और उसमें खटास पैदा हो जाती है, सोर टेस्ट आ जाता है उसमें। अब वो सोर जो मिल्क है जिसमें सोरिंग का प्रोसेस हुआ, अब वो दोबारा से मिल्क के तौर पे चाय में, आइसक्रीम में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता उस सोर्ड मिल्क में से आप दही बना सकते हो, आप लस्सी बना सकते हो, मगर वो चीज़ जो एक बार ख़राब हुई वो दोबारा से अपनी असल हालत में, अपनी टेस्ट में नहीं आई। तो ये सारी केमिकल चेंज हुई। अब बेटा केमिकल चेंज जब मैटर में आती है ना, तो मैंने आपसे कहा कि भाई केमिकल चेंज इज़ अकम्पनीड बाय द एनर्जी चेंज एज वेल। मादा मैटर न सिर्फ अपनी ज़ाहिरी शक्ल तब्दील करेगा बल्कि उसमें तवानाई के हिसाब से भी तब्दीली आएगी। तवानाई के हिसाब से तब्दीली की मुराद या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी इमिट होगी, इवॉल्व होगी। तो बीइंग अ केमिस्ट, एक कीमियादान के हवाले से, एक केमिस्ट के हवाले से हमारी तवज्जो, हमारा इंटरेस्ट ज़्यादातर उन चेंजेस पे रहता है जिनमें एनर्जी चेंजेस भी आए। यानी मटेरियल के चेंज के साथ साथ एक केमिस्ट ये भी ऑब्जर्व करता है कि मैटर में एनर्जी चेंज किस तरह से आई, एनर्जी मैटर ने इवॉल्व की या एनर्जी मैटर ने एब्जॉर्ब की। सो chemical changes are accompanied by the energy changes, and being a chemist one should be more interested in the chemical change because they are accompanied by the energy changes as well. तो बेटा अब एनर्जी चेंज जब आएगी मैटर में तो केमिकल चेंज कहलाएगी। अब वो केमिकल चेंज जब मैटर में आती है तो आपने एक लॉ क्लास 9th में भी पढ़ा था जिसको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी था। तो मैं अगर यहाँ पर सिंपली थर्मोडायनेमिक्स की अगर डेफिनेशन से ये चैप्टर स्टार्ट लूँ इस चैप्टर का, तो बेटा ये जो लफ्ज़ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, इसमें थर्म जो पहला हिस्सा है इट मीन्स हीट, हरारत, गर्मी, और डायनामिक्स मीन्स मोशन और मूविंग। तो थर्मोडायनामिक्स जब पूरा लफ्ज़ बना तो मैं अगर इसको डिफ़ाइन करूं थर्मोडायनामिक्स को तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा इल्म, ऐसी मालूमात जिसकी बुनियाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे पड़ी हो उसको आप थर्मोडायनेमिक्स कहोगे। बेटा आपको रिकॉल कराता चलूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको कहता था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, रादर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना आप तवानाई को पैदा कर सकते हो, ना आप तवानाई को ख़त्म कर सकते हो। अलबत्ता तवानाई अपना रूप तब्दील करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। बाकी मैटर एनर्जी लूज़ भी नहीं करेगा, एनर्जी गेन भी नहीं करेगा, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखते हुए अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो इल्म, जो मालूमात इस लॉ पे बेस्ड है उसको आप कहते हो थर्मोडायनेमिक्स। बेटा थर्मोडायनेमिक्स की एक और डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी कही जाती है, पढ़ी जाती है कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाख दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। यानी वो साइंस, वो इल्म, वो मालूमात जिसमें आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराओ या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कराओ, दोनों तरह से आपकी ये साइंस कहलाएगी थर्मोडायनेमिक्स। बेटा जी आपको पता है कि एनर्जी मुख्तलिफ़ अशकाल में, मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे इर्द गिर्द हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी के मुख्तलिफ़ फॉर्म्स देखते हैं, पढ़ते हैं। अब वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स, उसमें जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल फॉर्म जो आम तौर पे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। इसके अलावा जनाब सोलर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, विंड एनर्जी हो गई, इसी तरीके से साउंड एनर्जी। सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर।
मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी आपने देखी, पढ़ी, सुनी। अब इन तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ में से जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं वो ज़्यादातर हीट एनर्जी का चेंज देखते हैं। सो बीइंग अ केमिस्ट हमारी तवज्जो ज़्यादातर उन चेंजेस पे होती है जो कि हीट एनर्जी की चेंज की वजह से आती हों। सो आउट ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज। और केमिकल चेंजेस के दौरान जब एनर्जी चेंजेस आती हैं तो आपके रिएक्शंस वो कहलाते हैं thermochemical reactions, because the term therm means heat. So those chemical reactions which are accompanied by the energy change are called thermochemical reactions. अब वो energy change का मतलब क्या हुआ? Either energy is being absorbed during the reaction or energy is being evolved or emitted out or given out during the reaction. तो बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस यानी ऐसे रिएक्शंस जो कि हीट एनर्जी लेने या देने की वजह से कायम हों, चलें, उनको आप कहोगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो दो तरह से मैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कर रहा हूँ। पहला, दोज केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व्ड, और दूसरा दोज केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग विच the energy is either absorbed or evolved or they proceed with the absorption or evolution or liberation of heat energy are called thermochemical reactions. So based upon energy change, based upon heat change, thermochemical reactions are classified into two types. दो तरह से आप thermochemical reactions को जो है क्लासीफाई करोगे। एक टाइप कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दूसरा टाइप कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेटा अब हम इन दोनों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करने जाएंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो क्या हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो क्या हैं। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के हवाले से एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया जी। तो प्यारे बच्चों, पहला टाइप जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस का हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बेटा ये जो लफ्ज़ एंडोथर्मिक है, इसको अगर दो हिस्सों में तोड़ के देखा जाए और अलग अलग से इनकी मीनिंग समझी जाए तो एंडो मीन्स इनसाइड और थर्म मीन्स हीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कीमियाई अमलियात, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि मुकम्मल हों तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके मुकम्मल हों, ऐसे रिएक्शंस को आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहोगे। अब इसको और आसान करके कह दें कि भाई रिएक्टेंट्स को आप हीट दो, रिएक्टेंट्स वो हीट एब्जॉर्ब करें और हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट्स अपने आप को प्रोडक्ट्स में चेंज करें, ऐसे रिएक्शंस को आप नाम दोगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यही जो अल्फाज मैं अभी उर्दू में कह रहा हूँ, दूसरी डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में ऐसे ही लिखी है कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए। कौन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? रिएक्टेंट्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको अपने आप को कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट्स में। तो हीट एनर्जी आप रिएक्टेंट्स को सप्लाई करो, रिएक्टेंट्स वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करें, उसके बाद अपने आप को प्रोडक्ट्स में चेंज करें। ऐसे रिएक्शंस आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। अब बेटा कोई भी रिएक्शन आपके सामने, मेरे सामने बोर्ड पे लिखा है, किताब में लिखा है, कॉपी में लिखा है, हमसे पूछा जाए कि भाई ये रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, कैसे उस रिएक्शन को पहचाना जाए कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक? तो तीन तरीके से किसी भी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। पहला तरीका, रिएक्टेंट्स ए बी हीट एब्जॉर्ब करेंगे, आपको प्रोडक्ट सी डी बना के देंगे। ये पहला तरीका, यानी हीट आप रिएक्टेंट्स को सप्लाई करो, रिएक्टेंट्स वो हीट एब्जॉर्ब करें और प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं, ये रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। तो पहला तरीका जनरली लिखने का एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, हीट एनर्जी इज रिटन ऑन द रिएक्टेंट साइड। दूसरा तरीका, वही हीट आप एरो के ऊपर लिखो। तो एरो के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर की कंडीशन लिखी होती है 600 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री, 150 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये जो एरो के ऊपर टेम्परेचर लिखा होता है, ये दरअसल वो टेम्परेचर होता है जो कि आपने रिएक्टेंट्स को देना होता है, तब जाके रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये आपका दूसरा तरीका एंडोथर्मिक रिएक्शंस को लिखने का। बेटा एक और तरीका जिससे आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस को लिखोगे वो ये है कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा H का साइन पॉजिटिव अगर आता है
डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी। अगर पॉजिटिव साइन से इंडिकेट हो रहा है तो ये भी इंडिकेशन है कि भाई ये रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, ये एनर्जी रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्ब की है तभी जाके प्रोडक्ट्स बने। अब आप स्पेसिफिक अगर एग्जाम्पल चाहो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के तो याद रखिएगा बेटा, क्लास 9th में आपने जब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे तो उनमें डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एक टाइप पढ़ा था आपने रिएक्शन का। डीकम्पोजिशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपने थर्मली यानी हीट देकर पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ा, पोटेशियम क्लोराइड टूटा तो पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन गैस बनी, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड के हीट किया गया, 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑक्सीजन गैस बना, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरीके से अमोनिया गैस को आपने हीट किया, अमोनिया गैस को आपने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, अमोनिया डिकम्पोज होके नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, ये भी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस का जो दूसरा टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसको भी अगर अलग अलग से तोड़ के देखा जाए तो एक्सो मीन्स आउटसाइड और थर्म मीन्स हीट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि मुकम्मल हों तो हीट एनर्जी इवॉल्व करके लिबरेट करके मुकम्मल हों, ऐसे रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहोगे। यानी रिएक्टेंट्स अपने आप को प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट करें साथ में हीट एनर्जी इवॉल्व भी होती चली जाए, रिलीज भी होती चली जाए, ऐसे रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहोगे। और याद रखिएगा बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बेहतरीन मिसाल कंबस्शन रिएक्शन है, यानी किसी भी चीज़ को जब आप जलाते हो तो वो चीज़ जब जलती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बेहतरीन मिसाल कंबस्शन रिएक्शंस हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बेहतरीन मिसाल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जनरल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको अभी मैंने बता दिया कि वो रिएक्शंस जो कि मुकम्मल हों तो कुछ ऐसे मुकम्मल हों कि रिएक्टेंट्स अपने आप को प्रोडक्ट्स में चेंज करें, साथ साथ एनर्जी इवॉल्व भी होती रहे, एनर्जी रिलीज़ भी होती रहे। तो अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आप रिएक्टेंट साइड पे हीट लिखते थे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को लिखने का तरीका बेटा प्रोडक्ट साइड पे आपने हीट लिखना है। अब ये हीट प्रोडक्ट साइड पे लिखने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स ना सिर्फ आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, साथ साथ ही एनर्जी हीट रिलीज भी हो रही है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा तरीका, वहाँ पर आपने कहा था कि भाई डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आप याद रखो कि भाई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हुए, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव बता रहा है कि भाई ये रिएक्शन आपका एनर्जी रिलीज करके मुकम्मल हुआ। बेटा कंबस्शन रिएक्शंस आपके हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। अब वो कंबस्शन आप कार्बन की दिखाओ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जली, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हीट प्रोड्यूस हुई। या घर पे आमतौर पे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मीथेन गैस जला रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सुई गैस, नेचुरल गैस, तो मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ जली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि ये एनर्जी इवॉल्व हो रही है, रिलीज़ हो रही है इस रिएक्शन के दौरान। बेटा रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके मुकम्मल हो रहा है या एनर्जी रिलीज़ करके मुकम्मल हो रहा है। किसी भी रिएक्शन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो कितनी हुई, इवॉल्व हुई तो कितनी हुई, उसका दारोमदार 4 चीज़ों पर, 4 आंसर पर, 4 फैक्टर्स पे। अब वो 4 फैक्टर्स जिन पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होने का दारोमदार, वो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट। बेटा आपको पता है कि गैसेस मामूली सी हीट दोगे रिएक्ट कर जाएंगी, तो गैसेस को रिएक्ट कराने के लिए हीट एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, बहुत कम एनर्जी लेके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से लिक्विड्स के लिए एनर्जी निस्बतन ज़्यादा चाहिए, सॉलिड्स के लिए और ज़्यादा चाहिए। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसी तरीके से अमाउंट भी, मिकदार, ज़ाहिर है रिएक्टेंट्स ज़्यादा मिकदार में लोगे उनको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी, और रिएक्टेंट्स अगर कम मिकदार में लोगे तो उनको रिएक्ट कराने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी। तो अमाउंट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे भी हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब का दारोमदार है। तीसरा, रिएक्शन को आपने टेम्परेचर कितना दिया, ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे ज़ाहिर हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व ज़्यादा होगी, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन को चलाओगे हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व कम होगी। और चौथा फैक्टर है कि जो रिएक्शन आपने कराया
वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराया या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराया, कौन सी कंडीशन आपने कांस्टेंट रखी, कौन सी कंडीशन आपकी वेरिएबल रही। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दारोमदार है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो कितनी हुई, एनर्जी इवॉल्व हुई तो कितनी हुई। यहाँ पर बेटा आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं, थोड़ी सी अपना जहन में ये बात बिठा लें। आप देखो, जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखते हो और हीट आपको प्रोडक्ट साइड पे लिखी हुई नज़र आती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखो ये बैलेंस इक्वेशन अगर आपने यहाँ पे लिखी हुई है और ए बी आपस में मिल रहे हैं, सी डी बना रहे हैं, ये हीट अगर प्रोडक्ट साइड पे लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स का जो हीट कंटेंट वैल्यू है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तभी वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बराबर आने के लिए एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। तो याद रखना बेटा, ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द हीट कंटेंट मीन्स मिकदार ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। या ऐसे कह लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट साइड पे हीट कंटेंट कम है, तभी आप प्रोडक्ट साइड को हीट देके उसके बराबर ला रहे हो। तो हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड इज लेस देन द हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जबकि यही रिएक्शन जब एंडोथर्मिक होगा तो आप रिएक्टेंट साइड पे हीट लिखते हो A प्लस बी प्लस हीट इक्वल्स टू C प्लस डी। ये शो कर रहा है कि भाई A प्लस बी को, A और B को यानी रिएक्टेंट्स को ये हीट इजाफी देंगे तो CD के बराबर आएंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द हीट कंटेंट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेसर देन द हीट कंटेंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। या ऐसा कह लो कि हीट कंटेंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर दैन द हीट कंटेंट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेटा आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर है उसको हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसी लेक्चर का अगला हिस्सा इंशाल्लाह आपको एक आध दिन में दोबारा से ही मिलेगा और सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे इस सिलसिले को छोड़ रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को साथ साथ लेते चलिएगा। जो चीज़ मैं बार बार आपको नसीहत करता हूँ, बीइंग योर टीचर, बीइंग योर एल्डर, कि बेटा पढ़ाई के दिन है, पढ़ना है और खूब पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है। विश यू वेरी गुड लक, वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है।